DSSB PGT इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड 2014 के क्वेश्चंस आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो एमसीक्यूज इंक्लूडेड हैं आपके वो 2014 के पेपर से ही है और इन एमसीक्यूज का जो डिस्कशन करेंगे उस क्वेश्चन में हम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो उस क्वेश्चन से बन सकते हैं आपके एग्जाम में अदर क्वेश्चंस। तो सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो अभी तक के दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है इंग्लिश से रिलेटेड, उसके अभी तक के पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हम आपसे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अपकमिंग डेज में आपको पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड क्लासेस और साथ ही साथ टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड क्लासेस इस चैनल पे मिलेंगी और क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। तो क्योंकि 2014 के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, एंड तक जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास आज की विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्व पेपर 2014 related to DSSB PGT English. And here we have the first question of this video. The last book of Gulliver's Travel is, and options we have here A, B, C, D. Options में यहाँ पे आपको mention नहीं करूंगी, आपकी स्क्रीन पे आपको options दिख रहे हैं, and go for the right answer of this question. And चलिए आपने आंसर्स का दे दिया होगा, and the right answer we have option C. This is the last book of the Gulliver's Travel. That was the name of the book. Voyage to Houyhnhnms. Voyage to Houyhnhnms is the last book. So ये जो वर्क है, दिस इज द प्रोज सटायर रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसमें जो अदर 4 पार्ट्स इसके हैं ये आपके सामने मेंशन है, बट द लास्ट वन वाज द वॉयज टू होuyhnhnms. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव, वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय। ऑप्शंस आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा इसका, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, नैरेटिव पोएम है, एंड नैरेटिव पोएम की जहां भी बात आती है तो आपने इसका आंसर तुरंत गेस कर लिया होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट वाज विलियम शेक्सपियर इज द राइट आंसर इसके हैं। दिस वाज द लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, एंड जो ये लिखा गया था ये 1593 में लिखा गया था। इट वाज written in the year 1593, and Venus and Adonis and also Rape of the Lucrece is the 2 narrative poems that was composed by William Shakespeare. तो ओवरऑल आपको समझ में आया, विलियम शेक्सपियर ने 2 important narrative poems लिखी थी. Venus and Adonis was one of them, and which was written in the year 1593. Next important work question we have related to the DSSB PGT 2014 question paper. In Charlotte Bronte's Jane Eyre, the mad woman in the attic is, and we have the correct answer here, that is option C. Option C इसका correct answer है. Bertha Mason was the lady who played the role, who characterized the role of the mad woman, and it was the important novel by Charlotte Bronte, and जो कि publish हुआ है 1847 में। ठीक है, ये जरूर आप नॉवेल का इंपॉर्टेंट वर्क का इस मेंशन किया हुआ है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए ये, और इट वाज पब्लिश्ड, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रही हूँ सो दैट आपको कोई इश्यू ना आए, आप इसको नोट डाउन भी करते चलो अपने इंपॉर्टेंट वर्क के। एंड बर्था मैसन वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ द एडवर्ड रोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर ऑफ लेवियाथन इज। लेवियाथन के ऑथर का नेम बताना है आपको। ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है ए, बी, सी, डी, एंड ए ऑप्शन थॉमस हॉब्स, बी जोनाथन स्विफ्ट, सी जॉन लिली, डी ऑप्शन फ्रांसिस बेकन, एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन ए, थॉमस हॉब्स इज द करेक्ट आंसर। एंड ये जो पब्लिश हुआ था ये 1651 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। टू विच काइंड ऑफ पोएट्री डज The Canterbury Tales belong? Canterbury Tales जो कि जियोफ्री चौसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्नम ओपस वर्क है, एंड इट वाज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड का ये लिखा गया वर्क है। अगर आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड सोसाइटी के बारे में जानना है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी एंड किस तरीके से लोग बिहेव करते थे, देन यू कैन गो फॉर दिस बुक दैट वाज रिटन बाय जियोफ्री चौसर। एपिक पोएम है, लिरिकल पोएम है, या ड्रामेटिक है, या नैरेटिव है, एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन डी, दिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट वाज कंपोज्ड बाय जियोफ्री चौसर। क्योंकि ये नरेशन के फॉर्म में है, एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी, अपने जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे जो पिलग्रिमेज की तरफ जा रहे होते हैं, दे आर नरेटिंग, दे आर
telling a story, and that all was written by, composed by Geoffrey Chaucer. So it is a narrative work of Geoffrey Chaucer, and the name of the work was the Canterbury Tales. Number 6 question is Dr. Johnson's The Lives of the Poets is an example of. डॉक्टर जॉनसन, शैमुअल जॉनसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है द लाइव्स ऑफ द पोएट्स, और ये क्या, किस तरीके का, इसका किस तरीके का वर्क है ये आपको बताना है। ऑप्शन है साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म है या बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म है, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म है या हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है। एंड द करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन से रिलेट करता है दैट इज ऑप्शन बी, दिस इज द बायोग्राफिकल वर्क ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और ये जो वर्क था इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1779 में ये पब्लिश हुआ है। शॉर्ट बायोग्राफी एंड क्रिटिकल appraisal of the 52 poets that was published in the year 1779, and the lives of the poets was an biographical criticism that was written by Dr. Samuel Johnson. Number 7 question is a meter in which an unaccented syllable precedes the accented syllable is called. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आइम्बिक और पेंटामीटर जब आता है, आइम्बिक के साथ जब पेंटामीटर लगता है तो वहां पे आपके 10 सिलेबल्स होते हैं, ये पेंटामीटर का होता है, ठीक है। और मोस्टली जो पोएट्रीज लिखी जाती हैं आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, लिरिकल पोएट्रीज। डी फॉलोड उनका सिलेबल का जो फॉलो अप होता है, अनअसेंटेड सिलेबल्स फॉलोड बाय accented syllabus या precedes by accented syllabus. This is called iambic meter that is used in composing poetry. So इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस आपने अभी तक समझ लिया होगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो आपका कहीं ना कहीं राइटर्स, पोएट से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ही होगा, इसी और साथ ही साथ मैट्रिक फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो पे आपको एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे काफी ढेर सारे काफी अच्छे वीडियोस मिलेंगे जो कि इस चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है। और आपके आने वाले एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम के लिए आप जाते हो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए नंबर 8 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु इज द फॉलोइंग डिड द क्रिटिक ह्यू वॉल्कर कॉल द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट? प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट किसे बोला जाता है? ह्यू वॉल्कर जो क्रिटिक थे उन्होंने किसको ये टाइटल दिया है? एंड वी हैव द ऑप्शंस हियर, और ऑप्शंस के थ्रू आपने इसका करेक्ट आंसर दे दिया होगा। जब मैंने प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट बोला तभी आपने आंसर इसका दे दिया होगा। एंड जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, चार्ल्स लैम्ब। एसेज ऑफ इलिया इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनका एसे का जो वर्क है, ठीक है, आप इसको भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एसे ऑफ इलिया, दिस वाज रिटन बाय द चार्ल्स लैम्ब, और उन्हें प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेज इसलिए बोला जाता है। आप जब भी चार्ल्स लैम्ब की बात करते हो देन यू विल गेट in the essays of Charles Lamb humor and pathos on the same time in the essays that were written by Charles Lamb। और किस तरीके से उन्होंने अपनी ह्यूमरिक क्वालिटी या ह्यूमरिक स्किल्स का यूज किया, एक कॉमन फीलिंग को टच करता हुआ ऐसे वो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेज लिखे हुए हैं। एंड एसेज ऑफ इलिया इज द बेस्ट एग्जांपल दैट वाज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग स्किल्स, बिकॉज ऑफ द tone, because of the subject matter he had written, and for that he is known as the prince among the English essayists, and this was the said by critic Hugh Walker. Next important question, number 9 we have the owl who was God is written by whom? and options हमारे पास available हैं, जॉर्ज ऑरवेल, जेम्स थर्बर्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे या ऑस्कर वाइल्ड, and the correct answer we have option B, James Thurber was the man, the short story writer who had written this work, The Owl Who Was God। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी स्टोरी पे ये टाइटल लिखा गया है। चलिए नंबर 10 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साकी इज द पेन नेम ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन नेम है, आपको बताना है। एग्जाम में पेन नेम से या शेड्यूलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे बताना है साकी इज द पेन नेम ऑफ हूम, एंड ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, समरसेट मॉम, के.ए. अब्बास, Wilkie Collins या Hector Hugh Monroe, and the correct answer you had given the right answer and option D, Hector Hugh Monroe was the man who was known as the pen name Saki। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हुए हैं साकी के नेम से, एंड ही वाज द ब्रिटिश राइटर।
Next important number 11 question is dot is known as the father of detective stories. चलिए मैं जल्दी से ऑप्शंस भी आपको दे देती हूँ. डिटेक्टिव स्टोरीज के फादर्स किसे बोला जाता है? आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे. एडगर एलन पो, एंटोन चेको, Arthur Conan Doyle, Judith Wright. And the correct answer we have here is option A. Edgar Allan Poe is the correct answer and he is known as the founder या father of the detective stories. और इनके जो important works इन्होंने लिखे, चलिए मैं उसको बता देती हूँ एक बारी. The Murder in the Rue Morgue, ये 1841 का वर्क है. The Mystery of Marie Roget, Thou Art the Man. These all are the important detective works that was written by Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe पे मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें हम उनके डिटेक्टिव स्टोरीज या डिटेक्टिव वर्क से रिलेटेड करता हुआ वो हमारा वीडियो होगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उनके सब्जेक्ट मैटर किस तरीके से वो डिटेक्टिव स्टोरीज को पिक करते थे और उसमें अपने वर्क्स को लिखा करते थे. आप क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हो ना फ्रेंड्स? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा और अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सो दैट मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपका लिए लेके आऊं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ में. नंबर 12 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. द ऑथर ऑफ बियोल्फ इज, बियोल्फ यहाँ पे एल होना चाहिए था. द ऑथर ऑफ बियोल्फ इज, ये हमारा है. दिस इज एन एपिक पोएम, आप सभी को पता होगा. And it is an epic poem of Old English period. Old English period का ये epic poem है जिसको हम एंग्लो सैक्सन एज के नेम से भी जानते हैं. तो आपको बताना है इसके ऑथर का नेम, who had written this or who composed this great epic poem of the Old English period. And we have the options and the correct answer is option D, none of these, because the author of the Beowulf epic poem is unknown. हम उनको सिर्फ किस नेम से जानते हैं? अननोन के नेम से जानते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बियोल्फ पोएट, उनका नेम इंग्लिश लिटरेचर में या ओल्ड इंग्लिश टाइम में किसी को नहीं पता कि किसने ये वर्क लिखा हुआ है. बट दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एपिक पोएम्स वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर. एंड आप कह लो कि ये ओल्ड इंग्लिश या इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट एपिक पोएम है क्योंकि ओल्ड इंग्लिश टाइम पे ये लिखा गया था बियोल्फ. एंड दिस इज द ग्रेट स्टोरी ऑफ अ मैन, of a warrior whose name is Beowulf. The pilgrims in the Canterbury Tales were going to, कहाँ पे जा रहे हैं? जो पिलग्रिम्स हैं कैंटरबरी टेल्स के लिए जा रहे हैं, इसमें आपको बताना है A, B, C, D एंड क्वेश्चंस आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ पे. एंड इसके क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा क्योंकि आप तुरंत आपने देख के इसका आंसर दे दिया होगा. एंड यस, करेक्ट आंसर जो हमारा है ऑप्शन सी. कैंटरबरी टेल्स की तरफ जो पिलग्रिम्स जा रहे हैं इस स्टोरी में, इस पोएम में, they were going towards the shrine of Saint Thomas Becket at Canterbury. Canterbury was the place जहाँ पे सेंट थॉमस बेकेट का श्राइन था. वहाँ पे एक पिलग्रिमेज जर्नी के लिए यहाँ पे जो 29 पिलग्रिम्स हैं वो उस जर्नी को के लिए जा रहे हैं वहाँ पे अपने प्रेयर्स को ऑफर करने के लिए. नेक्स्ट 14 क्वेश्चन इज, in Langland's Prayers and Ploughman, Pierce finally appears as. ऑप्शंस आपको मैं दे देती हूँ. यस, ये हमारा ऑप्शन है 14 क्वेश्चन का. विलियम लैंगलैंड, पियर्स एंड प्लोमैन, इट इज एन एलोगोरिकल वर्क ऑफ द लैंगलैंड. एंड आपको बताना है कि किस फाइनली पियर्स जो थे वो किस फॉर्म में अपियर होते हैं, जो फाइनल का था बुक थी. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज जीसस. जीसस की फॉर्म में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. जीसस की फॉर्म में पियर्स फाइनली अपियर होते हैं इन दिस एलेगोरिकल वर्क ऑफ द विलियम लैंगलैंड दैट वाज पियर्स एंड प्लोमैन. क्वेश्चंस कैसे लग रहा है फ्रेंड्स? मुझे कमेंट जरूर करिए. कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर दिस चैनल एंड फॉर यू ऑल, क्योंकि मुझे एक रिव्यू, एक फीडबैक मिलेगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है. एंड दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट मैं इम्प्रूव कर सकूं आगे आने वाले वीडियोस में कि आपको किस तरीके से कंटेंट मैं प्रोवाइड करूं. नंबर 15 इज The first tragedy written in English is. आपने इसका आंसर अभी दे दिया होगा. जैसे ही क्वेश्चन मैंने बोला या स्क्रीन पे आपने देखा, आपने इसका आंसर पक्का दे दिया होगा. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गोरबोडिक. दिस इज द ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज और इसका जो सब टाइटल था या आप कह सकते हो फेरेक्स एंड फोरेक्स, ये इसका सब टाइटल है. एंड ऑल्सो इट वॉज रिटन बाय, किसने इसको लिखा है? थॉमस सैकवेल. एंड
थॉमस नॉर्टन, ये ड्रामेटिस्ट हैं, दो ड्रामेटिस्ट हैं, कोलैबोरेशन वर्क था गोरेबुडेक एंड इट वाज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, और जो ये पब्लिश्ड हुआ था ये 1561 में पब्लिश हुआ था। एक इंपॉर्टेंट डेट इससे रिलेटेड, पब्लिकेशन से रिलेटेड, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए आप अपने नोट्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस वीडियो, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स DSSB PGT के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको बताना है इसका आंसर। इसको किसने लिखा है? इज अ वर्क बाय ऑप्शंस मैथ्यू अर्नोल्ड, एडवर्ड बर्ग, वर्ड्सवर्थ और एडवर्ड किंग। सो आपने इसका आंसर दे दिया होगा एंड यस ऑफ कोर्स इट वाज रिटन बाय ऑप्शन बी, जो हमारा करेक्ट आंसर है। एडवर्ड बर्ग ने इसको लिखा है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, और ये 1790 में लिखा गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप इसको जरूर डाउट कर लीजिए, पब्लिश इन द ईयर 1790 में पब्लिश हुआ है एंड इट वाज अ पॉलिटिकल पैम्पलेट बाय आयरिश राइटर। एडमंड बर्ग जो थे वो आयरिश स्टेट्समैन थे। पॉलिटिकल पैम्पलेट है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, पब्लिश्ड इन द ईयर 1790। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चल गए जो इस क्वेश्चन का मैंने अभी तक रिपीट किया। आप मुझे प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो अच्छे लग रहे हैं आपको या ज्यादा ओवर हो रहा है, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आपका इसको लेके आऊँ, बुक भी बहुत जल्द मैं लेके आऊंगी इसका सेकंड पार्ट, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा इसका सेकंड पार्ट, तो मैं उस वीडियो में इंप्रूव कर सकूं कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं उसको। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए, आपका एक फीडबैक मुझे चाहिए कि आपको एक्सप्लेनेशन जो भी मैं क्वेश्चन से बता रही हूँ वो आपको सही लग रहे हैं या आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 17 क्वेश्चन इज डॉट 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 इज अ मोरालिटी प्ले रिवाइव्ड इन द मॉडर्न एज। आपको बताना है इसमें से कौन सा वो मोरालिटी प्ले था जो कि रिवाइव हुआ है मॉडर्न एज में, एंड वी हैव द आंसर ABCD यहाँ पे, एंड द करेक्ट आंसर इज एवरीमैन। ये हमारा मिडिवल एज का, मिडिल इंग्लिश पीरियड का वर्क है, मिडिवल एज से रिलेटेड वर्क है, और ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपका जॉन बनियन का वर्क है। एवरीमैन इज अ मॉरल प्ले रिटन बाय जॉन बनियन, और ये क्योंकि ये मॉडल स्टोरी या क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड ऑन है ये वर्क जो था एवरीमैन, और इसका जो टाइटल है एवरीमैन इज रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, इसीलिए मॉडर्न टाइम में जो एक प्रोटागोनिस्ट या अच्छा कैरेक्टर का जो प्लेज में या वर्क्स में, नॉवेल्स में यूज करे जाते थे, एवरी मैन डिनोट्स देम इन मॉडर्न टाइम, दैट्स व्हाई दिस वाज एवरी मैन प्ले मोरालिटी प्लेज वाज रिवाइव्ड इन द मॉडर्न एज। नंबर 18 क्वेश्चन इज थॉमस किड वाज द फाउंडर ऑफ, थॉमस किड he was the university wits writer, आपको बताना है he was the founder of what? romantic tragedy, revenge tragedy, historic tragedy और restoration comedy, and we have the correct answer is that is revenge tragedy। revenge tragedy के फाउंडर थे, और इनका जो वर्क था स्पेनिश ट्रेजेडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ट्रेजेडी, दैट वाज रिटन बाय थॉमस किड, एंड एक तरीके से आप कह सकते हो कि Thomas Kidd was the man who started revenge tragedy. He was the founder of the revenge tragedy, and इसी पे एक तरीके से इसको फॉलो किया है विलियम शेक्सपियर ने, and that's why he had written great 4 tragedies we have in English literature: Hamlet, Othello, Macbeth, and King Lear। तो Spanish tragedy was the great work of the Thomas Kidd, and Thomas Kidd was known as the founder of revenge tragedy in English literature। Number 19 question is The lines, the lunatic, the lover and the poet। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, आपको बताना है ये किसने बोला है। ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल कर देती हूँ, ये हमारा ऑप्शन है थीसिस, पायरमस, बॉटम और थिस्बे। किसने इसको बोला है इस लाइन को? किसी इंपॉर्टेंट वर्क में ये लाइन बोली गई है। द lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact। The correct answer we have the option A, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दिस वाज सेड बाय थीसिस, और ये किस वर्क में बोला गया है ये भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि थीसिस जो थे वो कौन सा कैरेक्टर था, वो किस प्ले में ये बोला गया है। एंड दिस वाज सेड इन द प्ले दैट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर का प्ले था मिड समर नाइट्स ड्रीम। आप थोड़ा सा स्पेलिंग में मत जाइएगा। दिस वाज द वर्क, और इसी में ये कैरेक्टर थीसिस था जिसने ये लाइंस बोली हैं, और ये लाइंस जो बोली गई हैं एक्ट
5th सीन फर्स्ट में बोली गई है, ठीक है। ये जरूर आप एक्ट 5th सीन फर्स्ट मिडसमर नाइट्स ड्रीम वर्क था, प्ले था, दैट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड ये मोस्ट प्रोबेबली जो पब्लिश हुआ है ये वर्क जो था हमारा वो रिटन ईयर बता दूं मैं आपको 1595 से लेकर के 1960 के 1595 से लेकर के 1596 के मिड में ये वर्क लिखा गया है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। आपको अगर इसमें समझ में ना रहा हो तो मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ। ये दिस वाज द लाइन जो भी मेंशन किया मैंने, दैट वाज रिटन, दैट वाज स्पोकन बाय थीसिस इन द प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जिसके एक्ट 5th सीन फर्स्ट में ये लाइंस बोली गई हैं एंड दिस प्ले वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन द ईयर 1595 to 1596. Number 20 question is Falstaff is a character in Shakespeare. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है और इसका आंसर भी आपने दे दिया होगा क्योंकि बहुत बारी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। डी इज द करेक्ट आंसर। हेनरी फोर्थ में Falstaff इज द कैरेक्टर जिनका मेंशन हेनरी फोर्थ में मिलता है। एंड नेक्स्ट वन वी हैव 21 क्वेश्चन। द फॉक्स इज द सबटाइटल ऑफ, सबटाइटल बताना है, फॉक्स किसका सबटाइटल है? अल्केमिस्ट, वॉल्पोन, Everyman in His Humor, none of these. These all are the important works of the Ben Jonson we have in English literature. So, Alchemist, Walpole and Everyman in His Humor Ben Jonson के important works हैं, आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिए। और The Fox बताना है किसका सबटाइटल है and the correct answer is we have the Walpole. Walpole is the correct answer and this was the play. ये सभी important plays हैं जो Ben Jonson ने लिखे हुए हैं and it was written in the year 1605 to 1606. He was the contemporary dramatist or poet of विलियम शेक्सपियर एंड बहुत ही ग्रेट एडमायरर थे विलियम शेक्सपियर के वर्क्स का बेन जॉनसन। और ये जो वर्क है ये प्ले है वॉल्पोन इज द प्ले जिसका सब टाइटल है द फॉक्स एंड इट वाज अ प्ले रिटन इन द ईयर 1605 to 1606. Number 22 question is, and the Jungle Book is a collection of stories for children. जंगल बुक जो वर्क है, जो बुक है, ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, बच्चों के लिए बुक लिखी गई है एंड आपको बताना है कि किस तरीके की स्टोरीज इस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में इंक्लूडेड है, किस तरीके के सब्जेक्ट मैटर को इसमें जो इसके बुक के ऑथर हैं उन्होंने इसको इंक्लूड करा हुआ है। घोस्ट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, एनिमल स्टोरीज और डिटेक्टिव। आप सभी ने ये जंगल बुक मूवी जरूर देखी होगी, बहुत ही फेवरेट होता है बच्चों का, इवन हम लोगों को भी बहुत पसंद आई थी ये मूवी जब आई थी। एंड we have the right answer option C. This is the book related to the एनिमल स्टोरीज से ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है रूडयार्ड किपलिंग का, ठीक है। इसके जो ऑथर हैं he was रूडयार्ड Kipling. The only novel written by Rudyard Kipling is, he had written the one novel and the name of that novel आपको बताना है। We have the answer that is option D, Kim, correct answer. So रूडयार्ड किपलिंग की जो ओनली नॉवेल था जो उन्होंने लिखा था दैट वाज द टाइटल, दैट वाज द नेम ऑफ दैट नॉवेल वाज किम, जो कि 1901 में पब्लिश हुई है एंड दिस वाज द नोबेल प्राइज विनिंग नॉवेल फॉर रूडयार्ड किपलिंग इन लिटरेचर वी हैव। नंबर 24 क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग्स वॉर अकर्स इन, किस वर्क में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है? कुबला खान, एस.टी. कॉलरिज का जो वर्क है, ठीक है। नंबर 25th क्वेश्चन इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज, दे हैव द ऑप्शंस हियर, करेक्ट आंसर आपने अभी तक दे दिया होगा इसका। सोल ऑफ ट्रेजेडी किसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? वी हैव द ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्लॉट। दिस इज regarded as the soul of tragedy by Aristotle. He was the great critic and he had given the concept of the drama, a tragedy, what kind of tragedy should be, how a tragedy should be written. He had given this concept in his critical work. फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा यूजर नेम है इंग्लैंड जोन। आप 7838343836 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है एंड साथ ही साथ टेलीग्राम का नंबर है, आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो एक ग्रुप को, तो मुझे वहां पे मैसेज करिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज, आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। ये जो बुक्स यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं ये किस टाइम पे पब्लिश हुए हैं
आपको इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है, मीन्स क्रम के अनुसार आपको बताना है। एंड क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप स्पेशली अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए जाते हो तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हमारा एक पर्टिकुलर वीडियो इसी पे बेस्ड ऑन होगा, जो कि आगे आने वाले डेज में आपको मिलेगा इस चैनल इंग्लिश जोन पे। तो प्लीज कनेक्ट रहिए इस चैनल के साथ। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो चैनल को। एंड मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, जो ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, दे ऑल आर रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ द जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन की बुक्स हैं ये सभी। आपको बताना है इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। एंड जो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है दैट इज ऑप्शन बी, एस्ट्रिया रेडॉक्स, एनस मिराबिलिस, Absalom, Achitophel, and Middle. This is the correct chronological sequence of the following book of John Dryden. अब मैं इसका आपको ईयर बता दे रही हूँ किस ईयर में लिखी गई थी। एस्ट्रिया रेडॉक्स 1660 में, आपका एनस ये जो था ये 1667 में था, एंड एब्सोलम एकिटोफेल 1681, एंड साथ ही साथ द मेडल जो हमारा ये है, द मेडल 1682। सो ये हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिक्सन मीन्स। डिक्सन क्या होता है इसको आपका मतलब बताना है। और 27 क्वेश्चन जो 2014 का DSSB का पेपर था उसका 27 क्वेश्चन डिक्सन से रिलेटेड था। एंड डिक्सन मीन्स एंड द करेक्ट आंसर भी है, आपने इसको समझ लिया होगा क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू द वर्ड सिंटेक्स एंड ऑर्डर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्लीज क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करिए। 28 क्वेश्चन, ऑर्थर मिलर्स द डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज चिफली अबाउट। डेथ ऑफ सेल्समैन जो ऑर्थर मिलर की इंपॉर्टेंट बुक है, ये किस पे बेस्ड ऑन है? व्हाट वाज द सेंट्रल स्टोरी और व्हाट वाज द थीम ऑफ द स्टोरी that was depicted in the death of a salesman by Arthur Miller? And the correct answer we have option A, American Dream से ये relate करता हुआ important work है Arthur Miller का। and जिसका जो published हुआ था that was in the year 1949। ये 1949 का work है इनका by American writer Arthur Miller। तो ये important fact इस question से related आप नोट डाउन कर लीजिए। Number 29 question is the figure of speech used in the expression murderous innocence of the sea. ये हमारा sentence है and what is the figure of speech used in this expression? And obviously जहाँ पे murderous and innocence की बात हो रही है because he is murderer and on the same time he is innocent, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीमोरॉन, जहाँ पे विरोधाभास का एक्सप्रेशन हो रहा है। मिसेस मेलाप्रॉप इज अ कैरेक्टर इन। आपको इस कैरेक्टर का इंक्लूजन किस वर्क में मिलता है ये बताना है। एंड ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। द राइवल दैट वाज रिटन बाय आरबी शेरिडान एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1775। that was written in the form of comedy of manners। and Mrs. Malaprop का जो कैरेक्टराइजेशन है ये शेरिडान के द राइवल्स वर्क में मिलता है। 31 क्वेश्चन इज Samuel Butler's Hudibras is modeled upon। Hudibras जो सैमुअल बटलर का वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, मॉक हेरोइक नैरेटिव पोएम है ये सैमुअल बटलर का। आपको बताना है कि ये किस पे मॉडल था, किस पे बेस्ड ऑन था, या कहाँ से इसका सब्जेक्ट मैटर लिया गया है। एंड ऑप्शन बी जो हमारा है उसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आप थोड़ा जल्दी से इसके आंसर्स भी मुझे दे दिया करो सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या चल रही है आपको खुद पता चल सके। और मुझे कमेंट सेक्शन में, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि कैसे आपको वीडियोस लग रहे हैं एंड साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट आप कर रहे हो, सो दैट मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट सेशन लेके आऊं और उसका एक जो हमारा डिफिकल्टी लेवल हो क्वेश्चन का मैं उसको भी इंक्लूड कर सकूं अपने आने वाले वीडियोस में। सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका कितना करेक्ट हो रहा है और साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लग रहा है और किस टॉपिक पे, किस एमसीक्यूज पे से रिलेटेड करता हुआ आपको वीडियो आगे का चाहिए। तो बात करते हैं सैमुअल बटलर के ह्यूडिबरस वर्क की। एंड डॉन क्यूजोट से ये लिया गया है एंड सर्वांटिस ने इसको लिखा हुआ है, जॉन क्यूजोट जो था। एंड दिस वाज द वर्क जो कि पब्लिश हुआ है 1663 में। ओके आप ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए।
So this is the mock heroic poem, narrative poem, Hudibras, published in the year 1663 by Samuel Butler, and it was modeled on the work of Don Quixote that was written by Cervantes. 32 question is एसीज ऑफ इलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर हम एसीज की बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, आप इसका जल्दी से आंसर मुझे दे दीजिए। इज व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वर्क एसीज ऑफ इलिया, एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन देख के आपको तुरंत पता चल गया होगा। दिस इज रिलेटेड टू द पर्सनल इंप्रेशंस ऑफ द चार्ल्स लैम्ब। ओके, ये चार्ल्स लैम्ब का वर्क है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, जो फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था 1923 में पब्लिश हुआ था। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं नंबर 33 क्वेश्चन की तरफ। ड्रीम प्ले इज अ फेमस वर्क ऑफ, ड्रीम प्ले किसका फेमस वर्क है? ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको इसका आंसर बताना है। एंड दिस वाज रिलेटेड टू द ऑप्शन ए, स्ट्रीनबर्ग was the man who had written this work, and ये जो publish हुआ है, this was published in the year 1901. Number 34 question, who is not a member of the Bloomsbury group? Bloomsbury group जो कि बहुत important group था of the scholars, philosopher and writers of the London, England, and किससे relate करता हुआ ये important group था कि who was not included in that group out of these four options? A.M. Forster, लियोनार्ड वुल्फ, लिटन स्ट्रैची और जेबी शॉ। कौन सा मेंबर इंक्लूडेड नहीं था इस ग्रुप में? आपको इसका आंसर देना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जेबी शॉ, जॉर्ज बेनॉर्ड शॉ वाज नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। एंड ब्लूम्सबरी ग्रुप की जो एक इंपॉर्टेंट मेंबर थी दैट वाज वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ वाज द ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, जिनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो द लाइट हाउस उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड she was also the member of the Bloomsbury group. प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो, एंड कमेंट ऑब्वियसली करिए सो दैट कि मैं थोड़ा बूस्टअप हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड 35 क्वेश्चन इज, हु इज द पायोनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट? एस्थेटिक मूवमेंट का पायोनियर कौन था? आपको इसका आंसर देना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये राइटर है जिन्होंने ये एस्थेटिक मूवमेंट के पायोनियर के रूप में जाने जाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वॉल्टर पेटर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एंड इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क था वो था एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इज रिटन बाय वॉल्टर पेटर एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट work of Walter Pater. Please note down all these important facts related to the questions in your notes so that you can better prepare for your exam, friends. And do tell me what the video is all about and कैसा आपको लग रहा है, आप मुझे जरूर इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 36 question is, the Oxford movement was the फंडामेंटल मूवमेंट फॉर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो आपका ऑब्वियसली रिलेटेड होगा, दैट इज ऑप्शन बी, रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड ये मूवमेंट था हमारा, जो कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के नेम से जाना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, एंड इट वाज द मॉडर्न टाइम मूवमेंट। नंबर 37 क्वेश्चन इज, द ऑथर ऑफ लेस फ्लोरस डू माल। ये दिस इज द फ्रेंच लैंग्वेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच वर्क है। एंड आपको बताना है इसके ऑथर का नेम। एंड ऑप्शन ए, बी, सी, डी वी हैव द हियर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बॉडलेयर वाज द मैन हु वाज द ऑथर ऑफ दिस वर्क, लेस फ्लोरस डू माल। एंड दिस इज द फ्रेंच वर्ड जिसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं द फ्लावर ऑफ एविल। ठीक है, ये होता है, ये फ्रेंच वर्ड है, और ये जो पब्लिश हुआ था इट वाज इन द ईयर 1857। एंड करेक्ट आंसर हमारा है, ऑथर इसके हैं बॉडलेयर। नंबर 38 क्वेश्चन इज, which novel of Hardy portrays a girl simple, sensuous and passionate who never comes to term with the world? ये आपको इसका आंसर देना है। हार्डी की किस लेडी या गर्ल कैरेक्टर की बात हो रही है जिसको डिस्क्राइब किया है थॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल में, सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेट, और जो कि कभी never comes to term with this word? And obviously we have the correct answer of this question is option B, टेस्ट ऑफ डियरबर विलिस। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसका जो निक नेम है, द सबटाइटल ऑफ दिस वर्क इज प्योर वुमेन।
published in the year 1891. This is the Tess, जो टेस नेम की लेडी होती हैं, गर्ल होती हैं. She is described by the Thomas Hardy as simple, sensuous and passionate in his novel. Number 39 question is, which of the following works by Stevenson illustrate the doubleness of मैंस नेचर. डबलनेस ऑफ मैंस नेचर की बात हो रही है कि स्टीवेंसन के किस वर्क में इस तरीके का इलस्ट्रेशन मिलता है. आपको इसका आंसर देना है. वी हैव द ऑप्शंस हियर: ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड, वेयर ऑफ हर्मिस्टन एंड डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड. एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 39 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, दिस वाज द स्प्लिट पर्सनालिटी, जिसको डबल ऑफ मैंस नेचर बोलते हैं. इसको हम स्प्लिट पर्सनालिटी के नेम से भी जान सकते हैं. एंड दिस वाज द वर्क इन विच दिस वाज द split personality was described, illustrated by Stevenson, and the work was published in the year 1860 1886. 1886 में ये पब्लिश हुआ है. 40 क्वेश्चन इज, द नॉवेल द मैन हु वाज थर्सडे was written by whom? The Man Who Was Thursday is the novel, और आपको बताना है इसके राइटर का नेम. और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. G.K. Chesterton was the man who had written this work, The Man Who Was Thursday. एंड ये जो पब्लिश हुआ है, ये वर्क जो इनका था 1908 में पब्लिश हुआ है. प्लीज नोट डाउन जरूर कर लिए इसको. एंड इट इज रिलेटेड टू द मेटाफिजिकल थ्रिलर. ठीक है, 1908 पे पब्लिश हुआ है और मेटाफिजिकल थ्रिलर पे ये वर्क बेस्ड ऑन है G.K. Chesterton का. Number 41 question is, in his novel H.G. Wells portrays the character of. किस तरीके के कैरेक्टर को H.G. Wells ने अपने जो नॉवेल्स में पोर्ट्रे किया है, आपको इसका आंसर बताना है. लोअर मिडिल क्लास, द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, लोअर क्लास और द कैपिटलिस्ट. एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन ए. लोअर मिडिल क्लास के कैरेक्टर्स को वो अपने नॉवेल्स के लिए पिक करते थे. H.G. Wells, जिनका portrays जो characterization था, that was related to lower middle class characters. Number 42 question is, वीना, ये कैरेक्टर का नेम है. आपको बताना है H.G. Wells के किस नॉवेल में वीना का कैरेक्टराइजेशन मिलता है. The Invisible Man, The Wheels of Chance, Kips और The Time Machine. और जो इसका करेक्ट आंसर है, these all are the very important and famous novels of H.G. Wells. अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, इनविजिबल मैन, ये सब तरीके की जो नॉवेल्स हैं, ये H.G. Wells ने लिखे हैं. और जो सब्जेक्ट मैटर इनके नॉवेल्स के हुआ करते थे, वो लो मिडिल क्लास से रिलेट करता हुआ इनका इम्पोर्टेंट उनका वर्क हुआ करता था. एंड करेक्ट आंसर वीना का कैरेक्टराइजेशन जो मिलता है वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है. टाइम मशीन में मिलता है एंड इट वाज दी रिटन बाय H.G. Wells. 1895 में ये पब्लिश हुआ है. एंड दिस इज रिलेटेड टू टाइम मशीन की जो बात हो रही है. एंड इनका जो कॉन्सेप्ट था इस वर्क का, इस नॉवेल का, ये रिलेटेड था ट्रेवल टाइम से रिलेटेड. ठीक है. नंबर 43 क्वेश्चन इज, जोसेफ कॉनरेड नॉवेल डील्स विद द एडवेंचर्स एंड रोमांस ऑफ. क्वेश्चन है, जोसेफ कॉनरेड के नॉवेल्स का जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था वो एडवेंचर एंड रोमांस से हुआ करता था. बट वो किस एडवेंचर एंड रोमांस की बात अपने नॉवेल्स में करते थे? इसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. ऑप्शन ए माउंटेन लाइफ, ऑप्शन बी सिटी लाइफ, ऑप्शन सी लाइफ और ऑप्शन डी सोशल लाइफ. तो आपको इसका आंसर देना है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. आप जोसेफ कॉनरेड की जो भी वर्क होंगे, आप उसमें अगर देखोगे, दे वर मोस्टली बेस्ड ऑन द एडवेंचर एंड रोमांस ऑफ सी लाइफ. ओके, तो ये हमारा आज का करेक्ट आंसर होगा. इनके अदर वर्क्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो द मिरर ऑफ द सी, आप यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि जोसेफ कॉनरेड ने फिर से उसी सब्जेक्ट मैटर पे, सी लाइफ पे या समंदर की लाइफ में से रिलेटेड करता हुआ नॉवेल्स लिखा हुआ है. द निगर ऑफ द नार्साइसस, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका अदर. तो ओवरऑल he deals with the subject matter related to adventure and romance, and the correct option is sea life. Number 44 question is, Walter de la Mare is a poet of. ये इंपॉर्टेंट पोएट है, आपको इनका और मॉडर्न एज से रिलेटेड है. बट मॉडर्न एज में किस टाइम ड्यूरेशन से ये बिलोंग करते हैं, आपको इसका आंसर देना है. एंड द ऑप्शन ए द जॉर्जियन पोएट, द रोमांटिक पोएट, द विक्टोरियन और एडवर्डियन पोएट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. दो तो बिल्कुल ही नहीं होंगे क्योंकि रोमांटिक में मैंने बता दिया ऑलरेडी मॉडर्न टाइम के थे. जॉर्जियन और एडवर्डियन में से
था इनका, बट ही रिलेटेड टू दी जॉर्जियन पीरियड, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था दैट वाज 1873 से लेकर के, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, 1873 से लेकर के 1956 का जो टाइम ड्यूरेशन था वो वॉल्टर डे ला मैरी का टाइम ड्यूरेशन है, एंड ही बिलोंग्स टू द जॉर्जियन पोएट. नंबर 45 क्वेश्चन इज, इन शो प्ले लाइफ ऑफ अ फ्लावर गर्ल was Life of a Flower Girl was depicted in the play of G.B. Shaw. आपको बताना है उस प्ले का नाम, बहुत ही फेमस प्ले है. आपने जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट आपने लिया होगा तो ये आपने अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस में जरूर पढ़ा होगा, ये उनका इम्पोर्टेंट जो ड्रामा था. एंड दैट वाज, वी हैव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Pygmalion is the correct answer, and it was published in the year 1912. 1912 में ये पब्लिश हुआ है पिग्मेलियन, जिसमें द लाइफ ऑफ ए फ्लावर गर्ल इज डिस्क्राइब्ड बाय G.B. Shaw. Number 46 question is, Conrad's novel is set in Tsarist Russia. Tsarist Russia में कॉनरेड का कौन सा नॉवेल जो था वो डिस्क्राइब किया गया था, उसका सेटिंग जो था वो रसिया में हुआ था. आपको इसका आंसर देना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, एंड द करेक्ट आंसर we have here, that is option A, Under Western Eye, and it was published in 1911. This was the novel, and the subject matter था इसका, it was related to the crime and punishment. Theme जो था इसका नॉवेल का, that was related to the crime and punishment. Under Western Eye is the setting of this play, of this novel was Russia. Number 47 question is, in Shaw's St. John, John tries to free from the English army. किस जगह से वो इंग्लिश आर्मी से फ्री होना चाहती थी? सेंट जॉन जो इम्पोर्टेंट ड्रामा है जॉर्ज बेनॉट शॉ का, तो आपको इसका आंसर देना है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, tries to free French from the English armies. एंड ये नॉवेल जो था, ये ड्रामा जो था सेंट जॉन, दिस वाज द क्रॉनिकल प्ले ऑफ G.B. Shaw. क्रॉनिकल प्ले है G.B. Shaw से, किसी एक टाइम ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करता हुआ ये इनका ड्रामा है जॉर्ज बेनॉट शॉ का. नंबर 48 क्वेश्चन, रिलेशंस इज अ पोएम बाय. अब रिलेशन जो पोएम है उसके जो ऑथर है या उसको किसने कंपोज किया है, आपको इसका आंसर देना है, एंड ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ए के रामानुजन. 1971 का ये पोएम है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ये जो पब्लिश हुआ है 1971 में पब्लिश हुआ है, एंड इट वाज रिटन बाय इंडियन इंग्लिश ऑथर और पोएट, दैट वाज ए.के. रामानुजन. नंबर 49 क्वेश्चन, the story in which Kamala Das refers to lesbian relationship as. कमला दास की किस पोएट्री में आपको लेस्बियन रिलेशनशिप का डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसका आंसर देना है. एंड कमला दास की बात करें तो शी वाज द वन ऑफ द पोएट ऑफ द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हु इज नोन एज द कन्फेशनल पोएट. कन्फेशनल पोएट के नेम से जानी जाती है कमला दास, बिकॉज इन हर वर्क्स, इन हर पोएम्स she talked about her personal life, and the answer is option A, इकबाल. This is the correct answer. और कमला दास से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, इनके लाइफ, इनके बायोग्राफी से रिलेटेड. प्लीज आप उसको चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा, और आपको वहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट ऑथर, पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट की बायोग्राफी से रिलेटेड या उनकी लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड. चलिए नंबर 50 क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड द क्वेश्चन इज, द ऑथर ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड इज. इसका आंसर आपको देना है, एंड द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी. This was written by Rabindranath Tagore, and this is the novel of the Rabindranath Tagore, जो कि पब्लिश हुआ है 1916 में. In which of the following novels the incidents relating to the declaration of emergency in India figure. आपको बताना है कि कौन सा वो इंसिडेंट जो था, किस नॉवेल की बात हो रही है जिसमें इंसिडेंट जो था रिलेट करता था, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया. आपको उस नॉवेल का नेम बताना है, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी. Such a long journey, रोहिंटन मिस्त्री ने इसको लिखा हुआ है, and this was published in the year 1991. इसका पब्लिकेशन ईयर है 1991 में. नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन is, she is inspired but diabolically inspired. Who does this line
refer to, आपको इसका आंसर बताना है किसमें इस लाइन को रेफर किया जा रहा है, कैंडिडा, सेंट जॉन, मिजो बार्बरा एंड व्हाइटफील्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत ही फेमस कोटेशन है ये, अगर हम बात करते हैं सेंट जॉन जो ड्रामा है बाय जीबी सॉ, इसका करेक्ट आंसर सेंट जॉन है। सेंट जॉन को इस लाइन में रेफर किया जा रहा है, विच इज इंस्पायर्ड बाय diabolically inspired, and this is written, published, premiered in the year 1923। जीबी शॉ का बहुत ही फेमस ड्रामा है। नंबर 53 क्वेश्चन इज अमेरिकन ड्रीम इज द नेम ऑफ कैरेक्टर इन एडवर्ड एल्वीज। ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिकन ड्रीम, अ जू स्टोरी, द डेथ ऑफ बेसी स्मिथ, और फोर्थ ऑप्शन है हु इज ऑफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। एंड हु इज ऑफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एडवर्ड एल्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, अमेरिकन ड्रीम जो था, इसमें कैरेक्टर्स की बात हो रही है एडवर्ड एल्वी के इस वर्क में। और ये क्या है, अमेरिकन ड्रीम वन एक्ट प्ले है and it was premiered in the year 1961। so please friends, important facts जरूर आप नोट डाउन करिए जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और वीडियो में आप कितने आंसर्स इस सेशन में करेक्ट हो रहे हैं मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करिए। एंड 54 क्वेश्चन इज एनाग्नोरिसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। एनाग्नोरिसिस जो ये टर्म है एरिस्टोटल ने किस लिए इसका यूज करा हुआ है, क्या चीज इसको डिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एंड द करेक्ट आंसर we have here, that is option A, the moment of discovery by the protagonist is the correct answer। and एरिस्टोटल की पोएटिक्स में उन्होंने इस टर्म को इस तरीके से, जैसे उन्होंने ट्रेजेडी को डिफाइन किया है, वर्क शुड be required for writing a tragedy, तो इसी तरीके से इस ट्रेजेडी के लिए एनाग्नोरिसिस जो टर्म था ये एरिस्टोटल ने अपनी वर्क पोएटिक्स में दिया है। एंड दिस डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगोनिस्ट, जब किसी चीज को उसको नॉलेज होती है ड्रामा में, दैट इज कॉल्ड एनाग्नोरिसिस। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन इज वॉल्ट विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलेजी ऑन। आपको बताना है ओ कैप्टन माई कैप्टन जो कि बहुत फेमस एलेजी पोएम है बाय वॉल्ट विटमैन, एन अमेरिकन पोएट, ये किसकी एलेजी है, किससे रिलेट करता हुआ ये वर्क लिखा है, कॉम्पोजिशन लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। एंड आपने इसका आंसर दे दिया होगा, सो विदाउट एनी डिले चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। एंड दिस वाज पब्लिश्ड, जो ये था वर्क ओ कैप्टन माई कैप्टन, दिस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1865। ठीक है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, 1865 में ये पब्लिश हुआ है। एंड इट वाज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ पे ये एलेजी पोएम लिखी गई है बाय वॉल्ट विटमैन। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट popular and famous poem of Walt Whitman we have in American literature। Next important question, 56 question, please फ्रेंड माइंड में रखिएगा कि मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में अभी तक के 50 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए हैं विद इट्स एक्सप्लेनेशन। आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ आई बटन पे मिल जाएगा, आप प्लीज जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, और दूसरे वीडियोस जरूर भी देखिए जो इस चैनल पे अपलोडेड हैं। लिंक सभी वीडियोस के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के लास्ट में आप जरूर देखिएगा। नंबर 56 क्वेश्चन इज हु इज द फॉलोइंग, who of the following is known for aphoristic prose style। ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं यहाँ पे, विलियम हेजविक, चार्ल्स लैम्ब, जीके चेस्टरटन, और ऑप्शन डी फ्रांसिस बेकन। एंड द करेक्ट आंसर भी है, अगर हम एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो नाम आता है दैट इज फ्रांसिस बेकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल से रिलेटेड, ये हमारा फ्रांसिस बेकन से रिलेट करता है। एंड जो फ्रांसिस बेकन अपनी प्रोज स्टाइल एसीज में जो उन्होंने वो लिखा हुआ है, आप एफोरिस्टिक स्टाइल से रिलेट करता हुआ जो उनका मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू सेइंग्स, प्रोवर्ब्स, एंड बहुत ही विटी तरीके से वो अपने प्रोज में, एसेज में अपने जो उनके थॉट्स हुआ करते थे, जो एक लाइफ फिलोसफी है ऑफ लाइफ, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रांसिस बेकन इन हिज essay, and that the style he adopted that is called aphoristic prose style। Number 57 question is images is associated with। आपको बताना है images जो है वो किससे associated है, and we have the correct answer here, option D, ये TE फॉर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 58,
बियॉन्ड इंटरप्रिटेशन इज अ फेमस एसे बाय, आपको बताना है इस एसे को किसने लिखा हुआ है। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर, दैट इज ऑप्शन ए, जोनाथन कलर। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड ही इज द राइटर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 59 क्वेश्चन इज, एन एडिल इज यूजुअली अ पोएम अबाउट, एडल जो पोएम्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है पिक्चर एंड ऑप्शन डी जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो एडल पोएम्स होती हैं वो पिक्चरिस्ट कंट्री लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जो कि गांव की जो लाइफस्टाइल होती है या किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, लाइवली जो चीजें होती हैं उसको पिक्चराइज करना होता है पोएम में, दैट इज कॉल्ड एडल पोएम्स। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन इज, the term stream of consciousness is derived from the writing of, आपको बताना है stream of consciousness जो term है, जो एक modern technique है, and it was derived from the writing of which writer, and the correct answer is that is option C, विलियम जेम्स करेक्ट आंसर है। एंड विलियम जेम्स ने अपने वर्क में जो इन्होंने पब्लिश किया था 1890 में, ये है वर्क उनका द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी which was published in the year 1890, and इसी बुक में विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो टेक्निक थी या इसको डिराइव किया था इन द राइटिंग इन द बुक ऑफ the principle of psychology. Next, number 61, the lines not that he wished is greatness to create for politicians neither love nor hate occurs in, किस पोएम में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, आपको बताना है इसका आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, एब्सोलम एंड अकिटोफेल बाय जॉन ड्राइडन। प्लीज जरूर नोट डाउन करिए इन सभी फैक्ट्स को अपने नोट्स में। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एब्सोलम एंड अकिटोफेल जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा है, एंड दिस लाइन्स अकर्स इन दिस वर्क ऑफ द जॉन ड्राइडन। नंबर 62 क्वेश्चन इज, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, ये क्वेश्चन जो था हमारा 2014 के DSSB PGT इंग्लिश के पेपर में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन उसी एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व पेपर है उसका एंड एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं कहाँ से क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। ये सभी DSSB PGT इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2014 के पेपर में पूछे जा चुके हैं। और इसके बाद हम जो हमारा पेपर जो होगा DSSB से ही रिलेटेड होगा, उसमें हम जो अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पिक करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही फेमस लाइंस हैं, आपको बताना है ये किस वर्क में मिलती हैं, इस लाइंस को डिस्क्रिप्शन किस वर्क में मिलता है, आपको इसका आंसर देना है और आपने अभी तक दे दिया होगा। एंड यस, वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इमॉर्टैलिटी ओड दैट वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। नंबर 62, यू आर Ananthamurthy is you are Ananthamurthy's novel Sanskara was translated from Kannada to English by, English language में किसने ट्रांसलेट किया है यू आर अनंतमूर्ति की नॉवेल संस्कार को, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा वो है ऑप्शन बी, ए के रामानुजन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और जी जो ये नॉवेल था ये हुआ है पब्लिश 1965 में। ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, अगर हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 64 question is, understanding poetry by Brooks and Warren encapsulates the principles of, यहाँ पे बात हो रही है क्लिंट ब्रुक एंड रॉबर्ट पेन वॉरेन की कि ये किससे अंडरस्टैंडिंग पोएट्री ये किससे रिलेट करता है, इनका जो प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। एंड द करेक्ट वी हैव हियर दैट इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है दैट इज रिलेटेड टू दी न्यू क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री इनका वर्क था, इनका कोलैबोरेशन वर्क था, बुक थी क्लिंट ब्रुक एंड रॉबर्ट पेन वॉरेन की, जो कि न्यू क्रिटिसिज्म प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन थी। नंबर 65 क्वेश्चन इज, इमेजिन कम्युनिटीज इज अ कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय, ऑप्शन इसके हैं गायत्री स्पिवक, आशीष नंदी,
Benedict Anderson and Walter Benjamin. And the correct answer is option C, Benjamin Anderson, जो है इमेजिन कम्युनिटीज का जो कॉन्सेप्ट था ये बेनेडिक्ट एंडरसन के थ्रू प्रोपाउंड किया गया था एंड जो इसमें जो रिलेट करता था दैट वाज रिलेटेड टू दी नंबर 66 क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल हैज द थीम ऑफ फ्रीडम ऑफ मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम वुमेन के फ्रीडम से रिलेट करता हुआ किस नॉवेल का थीम था, इसका आंसर आपको बताना है। सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी इन कस्टडी, ऑप्शन सी डार्क होल्स नो टेरर, ऑप्शन डी द शैडो लाइंस। एंड जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। ये करेक्ट आंसर है जो कि मुस्लिम वुमेन्स के फ्रीडम से रिलेट करता हुआ ये नॉवेल था एंड इट वाज रिटन बाय आतिया हुसैन। 1961 का ये वर्क था, ठीक है। ये 1961 में ये पब्लिश हुआ है, आतिया हुसैन का वर्क है। इसको जरूर आप मेंशन करिएगा अपने नोट्स में सो दैट कि because this book is very important that was related to the theme of the freedom of women, Muslim women, and the title of that work is Sunlight on a Broken Column. Number 67 question is the phrase monuments of uneasing intellect occurs in Yeats. W.B. Yeats की किस वर्क में इस फ्रेज का डिस्क्रिप्शन मिलता है जो कि यहाँ पे मेंशन है, मोन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, एंड दिस वाज नन अदर देन इन द वर्क ऑफ W.B. Yeats, Sailing to Byzantium। एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम जो पोएम थी, ये पोएटिक जो वॉल्यूम था, पोएटिक कलेक्शन था टावर, द टावर के पोएटिक कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था जो कि 1928 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 1928 में द टावर पोएटिक कलेक्शन पब्लिश हुआ है जिसमें ये पोएम सेलिंग टू वेजेंटियम पब्लिश हुई है एंड इट हैज द फ्रेज monuments of uneasing intellect. Number 68 question is who among the following is a Canadian critic? Canadian critic के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें out of these four options which is the correct answer, जो कि Canadian critic belong करते हैं या Canadian critic के रूप में जाने जाते हैं, and we have answer that is option B, Northrop Frye. Northrop Frye is this the correct answer. He is known as the Canadian critic in English literature. Number 69, ripeness is all is a line from. ये लाइन बताना है, ये जो ripeness in all है ये किस वर्क से लिया गया है। ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और यहाँ पे ऑप्शंस में जो मेंशन कर रखा है ये विलियम शेक्सपियर के ड्रामास मेंशन कर रखे हैं। तो ये फेमस लाइन विलियम शेक्सपियर के ड्रामा से लिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, किंग लियर। एडगर का ये स्पीच है, एक्ट 5 सीन सेकंड में ये बोला है। एक्ट 5 सीन सेकंड में एडगर ने ये स्पीच दी है, ये बोला है राइटनेस इज ऑल एंड दिस इज रिलेटेड टू द इनएविटेबल ऑफ डेथ, मींस मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, इसी से रिलेट करता हुआ ये स्पीच है एडगर का, राइटनेस इज ऑल। नंबर 70 question is the technique used in the line something there is that doesn't love a wall, something there is that doesn't love a wall is related to किस टेक्निक में या किस लिटरेरी डिवाइस में इस तरीके के वर्ड्स का, इस तरीके के सेंटेंस का यूज होना है आपको बताना है एंड करेक्ट आंसर दैट इज इन्वर्जन। ये हमारा करेक्ट आंसर है एंड इन्वर्जन जो होते हैं दिस इज रिलेटेड टू द रिवर्सल ऑफ पोजीशन, ऑर्डर और फॉर्म और रिलेशनशिप। जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई तरीके का रिवर्सल होता है उसके पोजीशनिंग में, उसके ऑर्डर या फॉर्म में, उसके रिलेशनशिप में, दैट इज कॉल्ड द टेक्निक इन्वर्जन। और यहाँ पे जब से समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं देयर इज समथिंग दैट डज नॉट लव अ वॉल। Number 71 question is there is nothing outside the text is an important aspects of। किसका ये aspects है, किस तरीके से, किस criticism की theory से relate करता है। there is nothing outside the text and this is related to the deconstruction। ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। जैक्स डेरिडा का ये इन्होंने अपनी इस फ्रेज को या इस इम्पोर्टेंट जो फ्रेज है इसके रिलेट करता है जैक्स डेरिडा के वर्क से जिसमें उन्होंने बोला है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन सी है। तो ये देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट
related to the deconstruction theory, and Jacques Derrida ने अपने work stated in grammatology जो कि 1976 में पब्लिश हुई है, इसमें इस स्टेटमेंट को, इस एस्पेक्ट को प्रेजेंट किया है. नंबर 72 क्वेश्चन इज the letter A that at different points in the scarlet letter stands for the following ideas except किस फॉलोइंग आइडियाज को नहीं प्रेजेंट करता है स्कारलेट लेटर में रिलेटेड टू द लेटर ए, एंड द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए एपेटाइट. एपेटाइट को नहीं प्रेजेंट करता, बाकी इसकी सही जो है एडल्ट्री, एंजल एंड एबल से रिलेटेड है ये. एंड जो ये वर्क है, सो स्कारलेट लेटर इज अ वर्क ऑफ Nathaniel Hawthorne and it was published in 1850 and it is a historical fiction. ये historical fiction जो है novel category में belong करता है. Scarlet Letter Nathaniel Hawthorne का work है. Number 73 question is John Crow ransoms God without thunder and unorthodox defense of orthodoxy is an attack on. किस से रिलेट करता हुआ ये वर्क लिखा है जॉन क्रो रैंसम ने, किस पे अटैक करता हुआ लिखा है, एंड ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है. साइंस फॉर डिस्ट्रॉइंग द मिस्ट्री ऑफ गॉड, दिस इज related to that and it is an attack on science. 74 question is poetry sheds no tears such as angels weep but natural and human tears are lines by, and this is lines by विलियम वर्ड्सवर्थ, सेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में इन्होंने ये लाइंस को बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. नंबर 75 क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. प्लीज फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया होगा विद राइट आंसर, एंड जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने डिस्कस किया है आज के वीडियो में वो जरूर आपने मेंशन कर रखा होगा अपने नोट्स में. और मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, प्लीज मुझे जरूर बताइए आप सब कि वीडियो कैसा लगा आपको थ्रू योर कमेंट, एंड ऑल्सो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए मुझे जरूर बताइएगा. तो 75 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. Arnold was the first English critic to stress upon the necessity of, किस चीज को पे स्ट्रेस किया है, ज्यादा प्रेशराइज किया है अर्नोल्ड ने, that this should be in the criticism on in the English critical field, and he was the first English critic to stress upon the necessity of that thing, and that is option बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है. कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म की बात की है अर्नोल्ड ने, एंड ही स्ट्रेस ही talked about this thing that this is the necessity of the criticism, that critical work should be comparative, there should be a comparative criticism, and he was the first English critic to talk about this. In his major criticism, T.H. Lawrence makes a distinction between, आपको इसका आंसर देना है, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. डी.एच. लॉरेंस ने जो अपने क्रिटिकल वर्क्स लिखे हैं उसमें किस तरीके का डिस्टिंक्शन किया हुआ है, एंड द करेक्ट आंसर इज intuition and the mind, instinct of the body and intellect of the mind. This is the things that D.H. Lawrence makes a distinction between these things in his major critical works. Number 77 question is the phrase dissociation of sensibility was first used by T.S. Eliot in his, किस वर्क में T.S. Eliot ने dissociation of sensibility का यूज करा हुआ है, इसका आंसर आपको देना है. एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है रिलेटेड टू T.S. Eliot, and the correct answer we have option C, that is metaphysical poets. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. metaphysical poets जो इनका क्रिटिकल वर्क था इसमें उन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का फर्स्ट टाइम यूज किया हुआ है, और जो ये वर्क था ये पब्लिश हुआ है 1921 में. ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट से रिलेटेड ये उनका वर्क था. एंड नंबर 77 क्वेश्चन 8th क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ फेमस वर्क ऑफ. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, आपके मोस्ट टाइम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस, और इसका आंसर आपको देना है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, I.A. Richards is the correct answer. He had written this work, The Principles of Literary Criticism, जो कि 1924 में इन्होंने पब्लिश किया था. ठीक है, इसका जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा, ये नोट्स आप अपने पास रखिए सो दैट आप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रही हूँ आप उनको नोट डाउन भी करते चलो. चलते हैं नंबर 79 क्वेश्चन की तरफ. द पेन नेम ऑफ
अल्फा ऑफ लो refers to the essayist. किस essayist को अल्फा ऑफ लो के नेम से जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में? एंड वी हैव दी वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज इन दिस सीरीज ऑफ DSSB PGT इंग्लिश, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एजी गार्डनर. ये इनका करेक्ट आंसर है. अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर इज द करेक्ट आंसर, इनका फुल नेम है. एंड ही वाज जर्नलिस्ट एंड एसेइस्ट, जिनको हम इंग्लिश लिटरेचर में अल्फा ऑफ लो के नेम से जानते हैं. नंबर 80 क्वेश्चन इज द नेग्रो आर्टिस्ट एंड द रेशियल माउंटेन, द मैनिफेस्टो ऑफ द हार्लेम रेनेसा इज अ शॉर्ट से बाय. ये एक वर्क है, शॉर्ट से है. आपको बताना है इसका आंसर. हु हैड रिटन दिस वर्क? The Negro Artist and Racial Mountain, The Manifesto of the Harlem Renaissance, and none other than this was written by, we have the correct answer, that is option D. जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है. लैंगस्टन ह्यूज का ये वर्क है एंड दिस वाज रिटन इन द ईयर 1951. सो ये पब्लिश हुआ है, जो ये वर्क था 1951 में पब्लिश हुआ है. Negro Artist and the Racial Mountain, The Manifesto of the Harlem Renaissance, which was a short essay. Number 81 question is, who of the following wrote Eros and Civilization? Eros and Civilization work है. आपको बताना है ये किसने लिखा हुआ है, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. हर्बर्ट मार्कस is the correct answer, and this was written in the year, published in the year 1955. Philosophical inquiry से related ये work था of Herbert Marcus का, and this was a book written by Herbert Marcus. Number 82 question is, what is the common factor in literature written by Commonwealth writer? Commonwealth writers के जो कॉमनवेल्थ राइटर्स थे, उनके जो वर्क्स थे, लिटरेरी जो वर्क्स उन्होंने लिखे हुए हैं, उनमें क्या एक इम्पोर्टेंट और कॉमन फैक्टर था जो सभी कॉमनवेल्थ राइटर्स ने उस पे बेस्ड ऑन वर्क्स लिखे हुए हैं. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए. इसका करेक्ट आंसर है कोलोनियल एक्सपीरियंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज. ये इनका सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था, जिसपे एक कॉमन फैक्टर पे ये कॉमनवेल्थ जो राइटर्स थे उन्होंने अपने वर्क्स लिखे हुए हैं. और अगर कॉमनवेल्थ राइटर्स की बात करते हैं तो वी हैव सलमान रुशदी, गोल्डीमर एंड विक्रम चंद्रा. दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट राइटर्स who belongs to कॉमनवेल्थ राइटर्स, या जिनको हम इंग्लिश लिटरेचर में कॉमनवेल्थ राइटर्स के नेम से जानते हैं. एंड इनका जो मेन फैक्टर था, कॉमन फैक्टर था लिटरेचर लिखने का या लिटरेरी वर्क्स का, दे वर रिलेटेड टू दी colonial experiences and English language. Next, number 83 question is, Mark, a reputed Indian journal of arts, was edited by whom? किसने मार्क जो जर्नल था, रेप्यूटेड इंडियन जर्नल था, उसको किसने एडिट किया हुआ है? वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, मुल्क राज आनंद. एंड ये जो पब्लिश हुआ करता था 1946 में पब्लिश हुआ करता था, एंड दिस वाज अ जर्नल. ठीक है. नंबर 84 क्वेश्चन इज, which of the following novels by R.K. Narayan has a character called सुशीला? सुशीला कैरेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो R.K. नारायण के किस वर्क में मिलता है? आपको इसका आंसर देना है, किस नॉवेल में मिलता है. एंड द करेक्ट आंसर वी हैव, दैट इज ऑप्शन सी, द इंग्लिश टीचर इज द करेक्ट आंसर. एंड जो इंग्लिश टीचर ये नॉवेल था, ये 1945 में पब्लिश हुआ है. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ नॉवेल्स that were included in मालगुड़ी. मालगुड़ी जो इनका एक टाइटल था, इन कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स था एंड शॉर्ट स्टोरी था, उसमें इस नॉवेल का इंक्लूजन मिलता है. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1945. नंबर 85 क्वेश्चन इज, which novel of Kamala Markande explores the evil and ugly nature of racial prejudice? रेशियल प्रिजुडिस से रिलेट करता हुआ कमला मार्कंडे का कौन सा वो नॉवेल था? आपको उसका आंसर देना है. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी, द नोवेयर मैन इज द करेक्ट आंसर, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1972. इसका जो करेक्ट आंसर हो 1972 में ये पब्लिश हुआ है. प्लीज फ्रेंड्स नोट डाउन भी करते चलो आप क्वेश्चन को, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में जो भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता रही हूँ. और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आउट ऑल द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज DSSB PGT इंग्लिश 2014 सॉल्व पेपर का जो
ऑलरेडी थ्री पार्ट्स मैंने अपलोड कर रखा है, प्लीज इसको जरूर देखिएगा, जो कि आपको आई बटन पे, साथ साथ वीडियो के इस चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको जाकर के वहां पे आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। चलिए नंबर 86 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डॉट 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 इट एन अनटचेबल इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, आपको इसका आंसर देना है कि हु इज अनटचेबल इन दिस वर्क, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इसका जो आंसर है कि इसको किसने लिखा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये किसका वर्क है, एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज द वेल्यूथा इज द करेक्ट आंसर। इसका जो है इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वेल्यूथा इज अनटचेबल इन दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो अरुंधति रॉय का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, डेब्यूट नॉवेल है। दिस वाज द फर्स्ट नॉवेल दैट वाज रिटन बाय अरुंधति रॉय इन द ईयर 1997। ये 1997 में नॉवेल लिखा है और इसी ईयर में इनको बुकर प्राइज भी मिला था फॉर दिस इंपॉर्टेंट वर्क। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिले हैं, इसका फैक्ट्स जानने को मिला है इस क्वेश्चन के थ्रू कि किसने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दैट वाज रिटन बाय अरुंधति रॉय। ठीक है, आप इसका राइटर नॉवेलिस्ट है जो ये इस इंपॉर्टेंट वर्क की, एंड 1997 में ही इसी वर्क के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है, एंड दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1997, एंड द कैरेक्टर हु इज एन अनटचेबल इन दिस वर्क, दैट वाज वेल्यूथा। नंबर 87 क्वेश्चन इज लज्जा, वेरी फेमस वर्क, इज अ वेल नोन वर्क ऑफ, किसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल आप वर्क कह सकते हो इसका लज्जा जो टाइटल है। आप इस पे मूवी भी बन चुकी है, आपको इसका आंसर देना है कि हु हैड रिटन दिस वर्क, एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज तस्लीमा नसरीन। शी वाज द नॉवेलिस्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की नॉवेलिस्ट थी ये, और जो ये वर्क था जब ये पब्लिश हुआ है, इट वाज पब्लिश इन द ईयर 1993। ठीक है, इसका जरूर आप नोट डाउन करो इसका फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। 1993 में ये वर्क पब्लिश हुआ है, एंड तस्लीमा नसरीन वाज द बांग्लादेश नॉवेलिस्ट। नंबर 88 क्वेश्चन इज सलमान रुश्दीज फर्स्ट नॉवेल इज, सलमान रुश्दी का फर्स्ट नॉवेल कौन था, आपको इसका आंसर देना है, एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ग्रेमस। ये करेक्ट आंसर है ग्रेमस, और ये जो पब्लिश हुआ है दैट इज इन द ईयर 1975। और इसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रन पब्लिश हुआ है जो कि सलमान रुश्दी ने लिखा है। अभी मैंने बात की, सलमान रुश्दी वाज द कॉमनवेल्थ राइटर। नंबर 89 क्वेश्चन इज रतन राठौर का कैरेक्टराइजेशन आपको बताना है। रतन राठौर इज द कैरेक्टर इन अरुण जोशीज नॉवेल। अरुण जोशी के किस नॉवेल में रतन राठौर का कैरेक्टराइजेशन मिलता है, एंड गो फॉर द राइट आंसर। अभी देखिए आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस सीरीज में, अब आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो अगर REETSSB की आप तैयारी कर रहे हो तो यू हैव गो फॉर द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें आपको नॉवेल्स, राइटर्स एंड नॉवेलिस्ट से रिलेटेड कौन सा कैरेक्टर था किस नॉवेल में वो सब कुछ आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट ऑल्सो, इसीलिए मैं ये सेशन लेके आई हूँ। आगे नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, जो इसका है द अप्रेंटिस इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1974। ओके, 1974 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए आप। नंबर 90 क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन नॉवेल, आपको इसका नॉवेलिस्ट का नेम बताना है या ऑथर का नेम बताना है, हु हैड रिटन दिस वर्क द ग्रेट इंडियन नॉवेल, एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज शशि थरूर, and he is a top leader of the Congress party, and he is great statesman जो अपने इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के लिए जाने जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं शशि थरूर अपने, and he had a good language English language skill, and this work the great Indian novel was published in the year 1989, and this was the satirical novel। ठीक है, आप एक जरूर इंपॉर्टेंट वर्क, दिस वाज अ the great Indian writer was a satirical, and here we have the 91 question, Gugi in Weep Not Child call Kenyan youth to, ये केनियन राइटर थे, केनियन नॉवेलिस्ट थे, गुगी वा
थायोंग इनका फुल नेम था। दिस वाज द फर्स्ट नॉवेल वीप नॉट चाइल्ड, और उन्होंने जेम्स गुगी के नेम से इसको पब्लिश करा था। एंड आपको बताना है व्हाट इज दिस वर्क रिलेटेड टू। केनियन यूथ के ऊपर जो वर्क था वो किस तरीके से रिलेट करता था उनसे। एंड द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी, बिल्ड द नेशन। दिस इज द थिंग that in which Weep Not Child is talked about build a nation to the Kenyan youth by the Ngugi wa Thiong'o. Number 92 question. The author of the paradoxical phrase, to gain his freedom, the author must give up his freedom. ये paradoxical phrase है, to gain his freedom, the author must give up his freedom. ये किस author ने बोला है, आपको इसका आंसर देना है. And we have the correct answer, that is option D. Nadine Goldemar, जिनको की हमने बात की, he was one of the Commonwealth writer we have in English literature. And number 93 question is diaspora क्या होता है, आपको इसका मीनिंग बताना है. diaspora means, हाँ इसका diaspora means होता है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, the movement of people to a country away from their own country. जो एक ये मूवमेंट है, एक डायस्पोरा जो मूवमेंट है, दैट इज रिलेटेड टू उन लोगों से रिलेट करता है जो अपनी कंट्री से दूर रहते हैं किसी और कंट्री में. नंबर 94 क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ चिनुआ अचावेज African trilogy. African trilogies are very important for your exam point of view. किसी भी राइटर ने जो ट्रायलॉजीज लिखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो चिनुआ अचावे का जो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको बताना है जो अफ्रीकन ट्रायलॉजी से बेस्ड ऑन है. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एडीज, एरो ऑफ गॉड इज द करेक्ट आंसर. ये इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लिखा गया है. And 95 question of the video is, I am the enemy you killed, my friend. I knew you in this dark. Is the line from किस वर्क से इस लाइन को लिया गया है, इसका आंसर आपको देना है. And we have the right answer here is option C, French meeting is the correct answer. And this is the work of the Wilfred Owen. Wilfred Owen का important work है I am the strange meeting, and जिसमें ये लाइन है I am the enemy you killed, my friend. I knew you in this dark. And 96 question of the video is periphrasis, which is a roundabout way of speech or writing, is also known as. किस दूसरे नाम से इसको जाना जाता है जो periphrasis जिसको बोलते हैं. And we have the correct answer, that is option D, circumlocution. Circumlocution is the another name in which we know periphrasis. Number 97 question is, who among the following writers belongs to the American beat movement? Beat movement से कौन सा राइटर है, जो अदर राइटर है जो बिलोंग करता है इसमें से, जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इसका आंसर देना है. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, एलन गिन्सबर्ग इज द मैन, इज द राइटर who belongs to the American beat movement. Number 98 question is, which of the following is a parody of Gothic novels? Gothic novels का जो पैरोडी है आपको बताना है उसको आंसर. Gothic novel जो रिलेट करता है टेरर एंड घोस्ट रिलेटेड थिंग से, एंड आपको इसका आंसर देना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि गोथिक नॉवल की पैरोडी से बिलोंग करता है. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नॉर्थएंजर एबे बाय जेन ऑस्टिन. ये जेन ऑस्टिन का नॉवेल है. शी वाज द ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एरा. एंड इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो डोमेस्टिक सब्जेक्ट मैटर पे या डोमेस्टिक सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करता हुआ इनके थीम्स हुआ करते थे. मोस्टली इनके वर्क्स में, इनके नॉवेल्स में फीमेल जो रोल करते थे, फीमेल कैरेक्टर्स जो होते थे वो लीडिंग कैरेक्टर्स होते थे. एंड वी हैव अनदर वर्क्स ऑफ जेन ऑस्टिन novels. We have that is Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, Emma. These all are important novels written by Jane Austen. And Northanger Abbey is a parody of Gothic novel. Number 99 question is, words that has no set theme, no regular meter, rhyme or stanzaic pattern is called. That is called blank verse or flexible verse, heroic verse or free verse. Yes, correct answer जो इसका है free verse है. अगर
ब्लैंक वर्स होता है तो वहाँ पे हम आइमिक पेंटामेंटर का यूज करते हैं, मीन्स इट हैज नो राइमिंग एट द लास्ट ऑफ द लाइंस, बट इट हैज अ regular stanzaic pattern. Blank verse has, but free verse has no set of theme, no regular meter, rhyme or stanzaic pattern. That's why it is called free verse. और मोस्टली जो मॉडर्न टाइम्स की पोइट्रीज होती हैं वो फ्री वर्स में ही लिखी जाती हैं. 100 question, and this is the last question of the video, and this is the last question of DSSS PGT English paper 2014. The term resonance and wonder are associated with, ये किससे एसोसिएट करता है जो ये टर्म है रेसोनेंस एंड वंडर, एंड वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी. स्टीफन ग्रीनबेट is the correct answer. In resonance and wonder is associated with Stephen and Greenblatt. So friends, this was all we had discussed. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with a new part, with a new topic. Till then, keep connecting and keep watching England Zone. Thanks a lot for being with me here on this channel with this part of the video.